राजा के सामने एक पत्ता गिरता है। राजा उस पत्ते को उठाता है और वो पत्ता काला पड़ने लगता है और उसमें से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। नौरी उस जगह जाती है जहाँ वो मीटियोर गिरा है और वहाँ उसे जो दिखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो असली में आग का गोला था ही नहीं, बल्कि एक इंसान था। हम गैलेड्रियल को देखते हैं जो समुद्र के बीच में तैर रही होती है और वो रोशनी के अंदर नहीं गई, वो वापस पीछे की तरफ तैरने लगती है। इसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं जो आसमान से गिरा है और वहाँ पर उस आदमी को चेक करने के लिए नौरी आती है और उसके साथ पॉपी भी होती है। दोनों धक्का मुक्की करते हैं और नौरी नीचे गिर जाती है। नौरी उस आदमी के करीब जाती है पर पॉपी उसे कहती है कि वो आदमी जिंदा है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी जाग जाता है और वो नौरी को पकड़ लेता है और अचानक वहाँ जल रहा आग बुझ जाता है। पर जैसे वो आदमी बेहोश होता है वो आग फिर से जलने लगता है। ये देखकर नौरी बहुत घबरा जाती है, लेकिन नौरी इस आदमी की मदद करना चाहती है, नहीं तो इस आदमी को यहाँ पर भेड़िए खा जाएंगे, और वो पॉपी से मदद मांगती है। सैडो को लगता है कि यहाँ कोई टूटता तारा गिरा है और ये बहुत बड़ा अपशकुन है। नौरी और पॉपी उस आदमी को खींचते हुए लेकर जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी कहाँ से आया होगा, ये आदमी है कौन, ये इंसान है या एल्फ है। पॉपी उसे समझाती है कि अगर हमारे लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने एक अजनबी की मदद की है और आगे कुछ भी बुरा होता है तो इसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अब दोनों बात करने में ही बिजी होते हैं और वो आदमी गाड़ी के साथ बढ़ते रहता है। दोनों उसके पीछे भागते हैं। दोनों उस आदमी को आज रात के लिए एक जगह छुपा देते हैं। पॉपी नौरी से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। नौरी कहती है कि उसे लगता है कि ये आदमी उसकी जिम्मेदारी है और वो उसे समझाती है कि ये कहीं भी गिर सकता था, लेकिन ये हमारे पास ही गिरा और उसे लगता है कि इसमें कुछ तो खास है और कोई तो वजह रही होगी कि नौरी इस आदमी से मिली है। वो बस पॉपी का साथ चाहती है। अब हम ब्रॉनविन और एरोंडेर को देखते हैं जो हॉर्डन के गांव तक पहुंच चुके हैं, जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भूकंप आया था। यहाँ ना तो किसी की डेड बॉडी है, ना कोई जख्मी है। ऐसा लगता है सब लोग भाग गए या धरती उन्हें निकल गया। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ घर में रहने वाले लोग को ब्रॉनविन पहचानती थी। इस घर में उन दोनों को बहुत बड़ा सा होल मिलता है जो किसी इंसान ने तो नहीं बनाया है। इसलिए एरोंडेर ब्रॉनविन को कहता है कि तुम जाकर गांव के लोगों को सावधान करो और एरोंडेर इस सुरंग का दूसरा छोर ढूंढेगा। अब हम एक दूसरे जगह एरिगियोन को देखते हैं जहाँ एल्स्मिथ्स रहते हैं और वहाँ एलरॉन्ड होता है लॉर्ड कैलिब्रिम्बल के साथ, और वहाँ पर वो फियोनिर के हथौड़े को देखता है जिससे सिमिलडस बने हैं। ये एक ऐसा रत्न है जिसमें वैलिनोर के दिव्य रोशनी है। कैलिब्रिम्बल बताता है कि मॉर्गोथ को ऐसे रत्नों को चुराने का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसकी नजरें इन्हीं रत्नों पर टिकी रहती थी। पर एक दिन ऐसा आया जब उसके आंख से आंसू का एक बूंद इस रत्न पे गिरा और उसे अपनी बुराई का अक्स दिखा और उसका भ्रम टूट गया। पर कैलिब्रिम्बल को इससे भी कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। वो कहता है कि इस धरती पर खून की नदियां बही हैं, लेकिन वो अब खुशियों का निर्माण करना चाहता है। उसे निर्माण करना है एक महान शक्ति का। एलरॉन्ड पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं। वो कहता है कुछ ऐसा जिसकी चमक क्षितिज तक पहुँचे। इसके लिए उसे एलरॉन्ड की मदद चाहिए और वो उसे एक मीनार की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो ऐसे मीनार में एक बहुत ही ताकतवर भट्टी बनाएगा जो मध्य धरती की किस्मत बदल देगी, और इस काम को वो वसंत मौसम तक पूरा करना चाहता है। लेकिन इतना सारा काम इतनी जल्दी कंप्लीट करना, इतने लोग तो शायद राजा के पास भी नहीं होंगे। एलरॉन्ड कहता है क्या आपने बाहर से मदद लेने के बारे में सोचा है। इसके बाद हम खाजर डूम जला को देखते हैं जहाँ बौने रहते हैं। एलरॉन्ड बताता है कि यहाँ का प्रिंस ड्यूरिन उसका बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त क्या भाई है। लेकिन दरवाजे पर ये पूछने पर कि एलरॉन्ड है कौन, उसे अंदर आने से मना कर दिया जाता है। एलरॉन्ड दरवाजे के सामने कहता है कि वो बौने को शक्ति परीक्षण की चुनौती देता है, जिसे सुनकर बौने दरवाजा खोल देते हैं। एलरॉन्ड लॉर्ड कैलिब्रिम्बल को बोलता है कि मैं आपसे एरिगियोन में मिलूंगा और तब तक मैं इन पर अपना जादू चलाता हूँ। और बौने एलरॉन्ड को अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर एलरॉन्ड की नजर उनके राज्य पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है। उसे अंदर लाया जाता है चुनौती के लिए और उसके सामने वहाँ का राजकुमार ड्यूरिन आता है जो कहता है कि अगर ये चुनौती तुम हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। तुम यहाँ कभी नहीं आ सकते, और अगर तुम किस्मत से जीत भी गए तो तुम्हारी एक मांग पूरी होगी।
अब इस चैलेंज को शुरू करने से पहले वहाँ पर कुछ पत्थर लाए जाते हैं और उन्हें ये पत्थर तोड़ना होगा और प्रिंस ड्यूरिन उस पत्थर को तोड़ देता है और एलरॉन्ड भी। अब अगले दिन नॉरी पहुंचती है उस आदमी को चेक करने के लिए, लेकिन देखती है कि उस आदमी को होश आ गया है। नॉरी उस आदमी से बात करने जाती है, लेकिन वो आदमी उसे देखकर डर जाता है और उसके शक्ति से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, अंधेरा होने लगता है। लेकिन नॉरी उसे याद दिलाती है कि कल रात मैंने तुम्हारी मदद की थी। तब जाकर वो आदमी शांत होता है। नॉरी उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो उसे बताती है कि मेरा नाम नॉरी है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नॉरी उसे खाने के लिए घोंगा देती है। हार्फुड कम्युनिटी में नॉरी के पिता नॉरी को बुला रहे होते हैं काम करने के लिए, तो वहीं नॉरी इस आदमी के पास बैठे होती है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है। और वो आदमी नॉरी को कुछ समझाने के लिए मिट्टी पर कुछ बनाने लगता है। नॉरी पूछती है कि ये है क्या ये किसी तरह का नक्शा है, पर वो जो बोलता है नॉरी को वो कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो चिल्लाने लगता है। अब हार्फुड कम्युनिटी में यानी कि जहाँ नॉरी रहती है वहाँ हादसा हो जाता है नॉरी के पिता के साथ, और इसीलिए पॉपी अपने दोस्त को ढूंढते हुए उसके पास आती है, लेकिन वो आदमी भड़क जाता है और नॉरी उसे कहती है कि ये लड़की मेरी दोस्त है। पॉपी नॉरी को अपने घर लेकर जाती है और पता चलता है कि उसके पिता घायल हो गए हैं। मैरीगोल्ड यानी कि नॉरी की माँ बहुत गुस्सा है कि काम के समय नॉरी अपने पिता के साथ नहीं थी। वो अपनी बेटी को बोलती है कि बाहर जाकर ठंडा पानी और मिट्टी लेकर आओ। इसके बाद हम गैलेड्रियल को देखते हैं जो समुद्र में अभी भी तैर रही होती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि कोई राक्षस हो। तभी गैलेड्रियल को कुछ इंसान देखते हैं जो शायद समुद्र में अपना रास्ता भटक चुके हैं और एक औरत गैलेड्रियल को बचाना चाहती है और वो उसे अपने राफ्ट पे उठाती है और उसे पानी पिलाती है। लेकिन एक आदमी काफी क्रूर होता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, और वो झूठ कहती है कि वो अपने जहाज से बिछड़ गई थी। और वो सभी सोचते हैं कि शायद गैलेड्रियल के जहाज को भी उसी समुद्री दानव ने नष्ट कर दिया होगा। लेकिन ये देखकर कि गैलेड्रियल एक एल्फ है, वो इंसान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक जहाज आता है और जहाज देखते ही वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन पता चलता है ये तो उनका ही जहाज है जो 2 हफ्ते पहले लापता हो गया था। और उसके साथ साथ वहाँ समुद्री दानव भी आ जाता है और वो राफ्ट के नीचे चला जाता है। वो औरत गैलेड्रियल को पानी में धक्का दे देती है, ये सोचकर कि एल्फ इस दानव को यहाँ लेकर आई है। गैलेड्रियल उस राफ्ट से दूर तैरने लगती है और हम देखते हैं कि वो समुद्री दानव उन सभी लोगों को मार डालता है। वो थोड़ी देर स्विम करते हुए रुकती है और अपने आसपास देखती है और उसकी नजर जाती है उसी राफ्ट पे जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन एक छोटे से टुकड़े पर एक इंसान अभी भी जिंदा बच गया है। और वो आदमी गैलेड्रियल की मदद करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम है क्या। वो बताती है गैलेड्रियल और वो अपना नाम हेलब्रांड बताता है। अब खाजरडूम में हम उसी चुनौती को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को भारी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर एलरॉन्ड हार मान लेता है क्योंकि वो अपने दोस्त को हारता हुआ नहीं देखना चाहता था। ड्यूरिन अपने दोस्त को यहाँ से निकल जाने को बोलता है। एलरॉन्ड उसे कहता है कि मुझे तुम दरवाजे तक छोड़ने नहीं आओगे। अब जब तक वो दरवाजे तक पहुँचते हैं दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एलरॉन्ड तारीफ करता है कि 20 साल में ड्यूरिन का शहर कितना बदल गया है। लेकिन ड्यूरिन अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा है और कहता है कि तुम मेरी शादी पर भी नहीं आए, तुम मेरे बच्चे के जन्म पर भी नहीं आए, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी भी आ जाओगे और मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुमने मेरे दोस्ती को ठुकराया है। जाने से पहले एलरॉन्ड कहता है कि काश तुम मुझे माफ कर पाते, काश मैं तुम्हारी बीवी से माफी मांग पाता। इसलिए ड्यूरिन अपने दोस्त एलरॉन्ड को अपनी बीवी डिसा से मिलाने के लिए अंदर लाता है ताकि वो उसकी बीवी से माफी मांग सके और उसे समझाता है कि तुम माफी मांगकर यहाँ से चले जाना, खाना खाने के लिए हाँ मत बोलना। तभी वहाँ पर ड्यूरिन की बीवी डिसा आती है और वो एलरॉन्ड को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। और एलरॉन्ड माफी मांगता है कि वो बहुत शर्मिंदा है कि वो शादी में नहीं आया। डिसा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने दिन के बाद आए हो तो खाना बिना खाए मत जाना। तभी वहाँ पर ड्यूरिन के दोनों बच्चे आ जाते हैं, दोनों बहुत शैतान हैं। डिसा एलरॉन्ड को कहती है कि तुम इसे अपना घर ही समझो, तुम आराम करो। ड्यूरिन कहता है कि सच में मत समझ लेना। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और डिसा बताती है कि वो और ड्यूरिन कैसे मिले और दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। और उसकी बीवी उसे समझाती है कि तुम्हारा दोस्त इतने दिनों बाद यहाँ आया है, तुम अभी भी मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो,
ड्यूरिन कहता है कि एलरॉन्ड यहाँ पर जरूर अपने काम से आया होगा, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए थोड़ी आया है। डिसा समझाती है कि तुम प्रस्ताव सुन तो लो, आपस में सुलह तो कर लो। एलरॉन्ड पीछे एक पेड़ को देखता है और कहता है कि तुमने उस पेड़ को उगा ही लिया, और ये पौधा है लिंडन के दिव्य वृक्ष का, जो एल्फ शक्ति और ऊर्जा का निशानी है। एलरॉन्ड अब निकलने वाला होता है, लेकिन प्रिंस उसे बैठने को बोलता है और कहता है कि मैं अभी भी नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा प्रस्ताव सुनना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में राजा से बात कर सकूं। अब हम समुद्र के बीच फंसे गैलेड्रियल और हेलब्रांड को देखते हैं, और हेलब्रांड को लगता है कि शायद गैलेड्रियल उसे झूठ बोल रही है। उसके जहाज पर अटैक नहीं हुआ, वो एक भगौड़ी है, और पूछता है कि तुम किससे भाग रही हो। गैलेड्रियल कहती है कि मुझे मध्य धरती पहुंचना है, तुम्हारे लिए बस इतना जानना बहुत है। और हेलब्रांड बताता है कि उसके घर को ऑर्क्स ने तबाह कर दिया। ये सुनकर गैलेड्रियल उसे पूछती है कि तुम्हारा घर है कहाँ। वो कहता है कि फर्क क्या पड़ता है, वैसे भी सब जलकर खाक हो चुका है। गैलेड्रियल कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुमने जिसे भी खोया है, मुझे उसके लिए अफसोस है। और गैलेड्रियल उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट है, क्या ये तुम्हारे राजा की निशानी है, तुम कहाँ से आए हो। पर हेलब्रांड हंसता है और कहता है कि तुम जानकर क्या ही कर लोगी, तुम्हारे पास क्या बहुत बड़ी सेना है जो तुम दुश्मन से लड़ने जाओगी। लेकिन गैलेड्रियल कहती है कि हम जिस दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं, उसने मेरे बहुत लोगों को मारा है, जिसका नाम गिनते गिनते तुम्हारी उम्र बीत जाएगी, इसलिए मैं आराम से तो बैठ नहीं सकती। हेलब्रांड उसे बता देता है कि ऑर्क्स साउथ लैंड में हैं। गैलेड्रियल जानना चाहती है कि वहाँ कितने ऑर्क्स हैं और उनका सेनापति कौन है। हेलब्रांड कहता है कि वो उसकी और मदद नहीं करना चाहता। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक समुद्री तूफान बढ़ रहा है। अब हम साउथ लैंड में देखते हैं ब्रॉनविन भागते हुए अपने गांव पहुंचती है और सभी को बताती है कि हॉर्डन में सब कुछ उजड़ चुका है। वहाँ किसी की डेड बॉडी थी ही नहीं, और एक बहुत बड़ा सा होल था, पता नहीं उस होल को किसने खोदा है, और वो जो कुछ भी है वो हमारे तरफ आ रहा है। लेकिन वॉल्ड्रेक कहता है कि वो किसी झूठी खबर को बढ़ावा नहीं देने वाला, इससे लोग डर में आ जाएंगे। थियो अपने घर पे होता है और उसे अपने घर के फर्श के नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है कि अंदर चूहा होगा, इसलिए वो गुस्से में लकड़ी को तोड़ देता है, लेकिन अंदर चूहा नहीं होता, कुछ और ही है, जिसे देखकर वो डर जाता है। एरोंडेर सुरंग में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ दिखता है जिसे देखकर वो डर जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है, पर भागते भागते वो सुरंग के नीचे पानी में गिर जाता है, और वो जल्दी जल्दी पानी से निकलता है और अपना तलवार लेकर रेडी रहता है, और पानी के अंदर कुछ तो है जो उस पर हमला करती है। ब्रॉनविन अपने घर पहुंचती है और अपने घर में सब कुछ फैला हुआ देखती है, और उसके घर का फर्श टूटा हुआ होता है। वो अपने बेटे को पुकारती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता, और वो देखती है कि वो एक जगह छुपा हुआ है। वो अपनी माँ को बोलता है कि आप जल्दी से मदद लेकर आइए, पर ब्रॉनविन बाहर जाने के बजाय वो खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है, और सुरंग के अंदर से जो भी निकलता है उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये ऑर्क है, और वो अलमारी को तोड़ देता है, और जैसे वो ब्राउनियन पर हमला करने वाला होता है, थियो ऑर्क पे हमला करता है, और दोनों उस हैवान से लड़ते हैं, और आखिरकार ब्रॉनविन उस राक्षस का सिर काट देती है, और गांव के सभी लोगों को दिखाती है, और कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो अगले दिन हमें एल्फ के मीनार के सामने जाना होगा। अब इस खतरनाक समुद्री तूफान के बीच गैलेड्रियल समुद्र में गिर जाती है, पर उसे बचाने के लिए हेलब्रांड नीचे कूद जाता है और उसे सेफली ऊपर लाता है। इसके बाद हम उस स्ट्रेंजर इंसान को देखते हैं जो रात में तारों को देख रहा होता है, और नॉरी उसे मिलने के लिए आती है, और वो उस आदमी को बताती है कि हमारा कारवां यहाँ से निकलने वाला है बस 3 दिन में, और शायद हम लोग अब बिछड़ जाएंगे। वो आदमी लड़कियों के लालटेन को देखता है, और पॉपी के हाथ से लालटेन गिर जाता है, और उसमें से जुगनू निकलने लगते हैं, और वो आदमी जुगनू से अपने भाषा में बात करता है। नॉरी सोचती है कि वो आदमी क्या बात कर रहा होगा जुगनू से। इसके बाद वो आदमी जुगनू की मदद से वहाँ नक्षत्र बनाता है। नॉरी कहती है कि उसे पता नहीं ये नक्षत्र का क्या मतलब है, लेकिन उसे ये पता है कि ऐसे नक्षत्र कहाँ मिलते हैं। पॉपी जुगनू को अपने हाथ में उठाती है, पर थोड़ी देर में वो जुगनू मर जाता है, और धीरे धीरे सारे जुगनू मरने लगते हैं। राजकुमार ड्यूरेन अपने पिता राजा से बात करता है और बताता है कि एल्फ उनसे मदद चाहते हैं, लेकिन उसके पिता एल्फ पर भरोसा करते ही नहीं, और राजा अपने बेटे को एक बॉक्स खोलकर कुछ दिखाता है। इसके बाद हम थियो को देखते हैं जो सामान पैक कर रहा होता है, और वो ऑर्क के तलवार को निकालता है
और उसके हाथ के घाव से खून निकलकर उस तलवार की तरफ जाने लगती है और वो तलवार में कुछ होने लगता है। इसके बाद थियो अपनी माँ के साथ और वो गांव के सारे लोग एल्फ के मीनार की ओर चल पड़ते हैं। अब लास्ट सीन में हम गैलेड्रियल और हेल्फ्रेड को देखते हैं जिनका राफ्ट एक बहुत बड़े से जहाज के सामने रुकता है।